बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचते हैं। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासी और कानूनी आईनी तारीख का आज एक बड़ा अहम केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था, जिसकी समाअत आज मुकम्मल हो गई और फैसला महफूज कर लिया गया है। मेरी मुराद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों वाला केस आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर समाअत था। इस केस की मुख्तलिफ हेयरिंग्स हुई हैं। उन हेयरिंग्स पर बहुत से कानूनी सवालात उठाए गए, जजेस की जानिब से भी, वकला की जानिब से भी कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो अदालत के सामने लाई गई जो शायद पाकिस्तान में आज तक सामने नहीं लाई गई थी, क्योंकि इस किस्म के हालात ही कभी पैदा नहीं हुए थे। बुनियादी तौर पर ये केस क्या है, इसकी और इस पर फैसला क्या होना चाहिए, इसकी डिटेल में जाने से पहले नाजरीन इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया था इलेक्शन जीतने के बाद। इस बुनियाद पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल की थी कि जी हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं जो पाकिस्तान का आइन कहता है, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की उस दरखास्त को खारिज कर दिया गया था। उस फैसले को चैलेंज किया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पेशावर हाई कोर्ट में, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल रखा। बिलाखिर ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और फिर इस पर फुल बेंच बनाया गया। तो उसकी आज जब फाइनल समाअत हुई है तो एक तो सलमान अकरम राजा साहब जो थे वो आज जैसे कहते हैं कि सलमान अकरम राजा ऑन फायर, तो आज उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और जो अटॉर्नी जनरल थे उनका केस एक किस्म का उड़ा के रख दिया। और जो फैसल सदीकी साहब थे वकील, उन्होंने भी जवाबुल जवाब में जो अपने दलाइल थे वो मुकम्मल कर लिया। अब इस केस की जो है समाअत तो मुकम्मल हो गई है, फैसला क्या होगा इसके लिए बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान का आइन क्या कहता है ये भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाजरीन, ये मेरे सामने पाकिस्तान का आइन है, उसका आर्टिकल 51 ये कहता है कि मेंबर्स ऑफ द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द वुमेन व्हिच आर एलोकेटेड टू अ प्रोविंस अंडर क्लॉज 3 शैल बी इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद लॉ थ्रू प्रोपोर्शनल representation system of political parties list of candidate on the basis of total number of general seats secured by each political party from the province concerned in the National Assembly. उसके बाद ये कहा गया कि provided that for the purpose of this paragraph the total number of the general seats won by a political party shall include the independent returned candidate or candidates who may duly join such political party within 3 days of the publication in the official gazette of the names of return candidates. अब ये एक चीज इसका वो हजरात या वो सुनने वाले जिनको इंग्लिश का उस तरह से समझ नहीं आती, उनको मैं उनका उर्दू जो है मफहूम ये भी आपके सामने रख देता हूँ कि औरत मेंबरान को मखसूस सीटों के लिए मुंतखब किया जाएगा जो सूबों को शिक 3 के मुताबिक अलॉट हो चुकी हों। कानून के मुताबिक बजरिया मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम की बुनियाद पर और पॉलिटिकल पार्टीज लिस्ट ऑफ नुमाइंदगान कुल मेंबरान की तादाद पर इस पॉलिटिकल पार्टी के जो कौमी असम्बली में तादाद हो, बशर्ते कि इस पैराग्राफ के मकसद के लिए टोटल नंबर मेंबरान जनरल सीटों के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की वो होंगी जो आजाद कामयाब मेंबरान जो इस पॉलिटिकल पार्टी में अंदर 3 यौम अशात ऑफिशियल गजट से बाबत कामयाबी के शामिल हो जाएं, उनकी तादाद भी जमा हो जाएगी। अब एक चीज तय हो गई कि एक तो सीटें जो है वो एक मखसूस तनासुब के साथ जो आइन ने बता दिया उसके तहत दी जाएगी, और दूसरा वो 3 दिन के अंदर जो शामिल हो जाएंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। यहाँ ये कदगन नहीं लगाई गई आइन में कि वो पार्टी में ही शामिल हो सकते हैं जिसने कोई सीट जीती हो। इस किस्म का पाकिस्तान के आइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया, कुछ नहीं कहा गया। तो एक बात तो ये तय है कि सीटें जो है वो बहरहाल इसी तनासुब के साथ तकसीम की जाएंगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सीटें हैं वो इस तनासुब के खिलाफ बरखिलाफ जो है वो तकसीम की हैं। जो मेंबरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले इलेक्ट होकर पहुंचे या पार्लियामेंट में पहुंचाए गए, इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमीयत उलमा इस्लाम के लोग थे उनको मखसूस तनासुब के हिसाब से तो सीट्स दी जा सकती थी, रिजर्व सीट्स, लेकिन उस मखसूस तनासुब से ज्यादा सीटें दी गई हैं। इसके बारे में जो है ये वाज़े तौर पर पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 51 की खिलाफ वर्जी की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आज बड़े अहम इंकशाफात भी सामने हुए। एक तो जो सलमान अकरम राजा साहब थे उन्होंने एक बड़ा अहम इंकशाफ ये किया कि इलेक्शन कमीशन ने जो अदालत में रिकॉर्ड मुहैया किया वो मशकूक है। इस पर उनको टोकने की कोशिश भी की गई चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की जानिब से, लेकिन
जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये इंतहाई अहम मामला है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिकॉर्ड छुपाया गया है। जस्टिस शाहिद वहीद जो है आज वो भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो आज बतौर इदारा नहीं बल्कि सिर्फ केस जीतने के लिए आया है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से कहा कि आप ये क्यों नहीं कह रहे कि आपको दूसरा निशान लेने के लिए मजबूर किया गया। ये बात भी रिकॉर्ड से साबित होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि साहबजादा हामिद रजा जो थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उनकी जो जमाती वाबस्तगी थी वो बहरहाल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से थी, लेकिन उनको आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया। अब ये आजाद उम्मीदवार डिक्लेयर क्यों किया गया, किसके कहने पर किया गया, मैं समझता हूँ कि इसके लिए फैसला जो है उसमें एक पोर्शन होना चाहिए कि ये बदमाशी या ये गैर कानूनी काम क्यों किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और फिर काजी साहब जो है उन्होंने चूंकि बात की थी कि 2018 के इंतखाबात में क्या कुछ हुआ, तो फिर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जो थे उन्होंने कहा कि जी माई लॉर्ड का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि 2018 के इंतखाबात की बाबत हमने सब देखा। उस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार क्या था, क्या हम वही तारीख दोहराना चाहते हैं जो आज हो रहा है, इस पर खामोशी इख्तियार कर लें और शहरियों के बुनियादी हकूक को मुतासर होने दें। काजी साहब, चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ने उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से मकालमा किया। मकालमे से ज्यादा काजी साहब की ख्वाहिश और वो क्या सोच रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं वो आज खुल के सामने आ गई। काजी साहब का एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मौक़िफ़ है आज भी वो खुल के सामने आ गया। आज उन्होंने कहा कि जी ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील से मकालमा करते हुए उन्होंने कहा कि जी मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 0 नशिस्त मिलनी चाहिए, क्योंकि आपकी तो आम इंतखाबात में 0 नशिस्त थी। अब काजी साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी मुझे ये नहीं पता कि फॉर्म 47 क्या है, दूसरी तरफ ये कहते हैं 0 नशिस्त। पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास रजिस्टर्ड जो इलेक्शन लड़ सकती हैं, अगर कोई शख्स जीतने के बाद किसी जमात में शामिल हो जाता है तो फिर ये नहीं कहा जाएगा कि उस जमात की कोई नशिस्त नहीं है। उस जमात की नशिस्तें हैं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी इसी तरह नशिस्तें हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा, उन्होंने भी एक बड़ा अहम जो है वो नुक्ता उठाया। उन्होंने कहा कि जी क्या आइन के टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दे दी जाएं। अब जो ये सारी कानूनी और आईनी बातें अपनी जगह पे, लेकिन बुनियादी जो सवाल था वो ये था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि आपका जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का दावा था कि ये बगैर इंटरनेट के भी चलेगा और तमाम नताइज जो है वो अपलोड होंगे, वो दावा कहाँ गया। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे वो बात ही गैर जरूरी है, जबकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। उसका रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा जरूरी है। जब वो रिकॉर्ड सामने आएगा तो फिर तमाम कचा चटा जो है वो खुल जाएगा। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में जो जो रद्दोबदल किया गया, हेर फेर किया गया, वो सारी चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। और फिर इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कर्नल मोहम्मद साद अली साहब, उन्होंने जियो न्यूज को इलेक्शन से 2 दिन पहले गालिबन 6 फरवरी को एक इंटरव्यू भी दिया था और बड़े बुलंदो बांग दावे किए गए थे। लेकिन वो दावे जो है वो जो कुछ हुआ 8 फरवरी को पूरी दुनिया ने देखा, पाकिस्तान ने भी देखा। और फिर उस वक्त एक एतराज ये भी किया गया था कि जी ये चूंकि सीटें दी जा रही हैं और ऐवान जो है उसको नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन का ये दावा जो है कि जी ईवान नामुकम्मल नहीं छोड़ा जा सकता, तो अब सेनेट का जो ईवान है वो भी नामुकम्मल है। केपीके में अभी तक इलेक्शन जो है वो इस वजह से नहीं हो सका कि क्या फैसला होता है। बहरहाल अब इस केस का फैसला क्या होगा इसके लिए तो बहरहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 51 की वायलेशन की है, संगीन मैं समझता हूँ खिलाफ वर्जी की गई है आईनी। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास वक्त है कि इस जो आईनी खिलाफ वर्जी की गई है इसको दुरुस्त किया जाए। उसके साथ साथ नाजरीन, पाकिस्तान में और 2 बड़े मुतनाज़ा किस्म के कवानीन जो हैं वो बनाए गए हैं। एक कानून जो है वो तो बनाया गया है जो 8 फरवरी को जिस किस्म की बदमाशी की गई थी, और फिर उसके बाद नैब तरमीमी बिल भी आ गया था, ऑर्डिनेंस आ गया था, और फिर उसके बाद इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ गया था, तो फिर उसको चैलेंज भी कर दिया गया। लेकिन अब उसको बाकायदा कानून बना दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और गजट नोटिफिकेशन के बाद ये कानून जो है वो काबिल अमल होगा। अब इस कानून के बाद होगा क्या कि मर्जी के जजेस जो है उनको ट्रिब्यूनल में लगाया जाएगा। रिटायर्ड जजेस जो है उन पर भी नवाज शाद का सिलसिला जारी रहेगा। जहां
دل چاہے گا وہاں معاملات کو لٹکا دیا جائے گا، جو زیادہ بولے گا اس کا ٹریبونل تبدیل کر دیا جائے گا۔ الیکشن سے پہلے ان بے شرم لوگوں نے خود قانون سازی کی تھی کہ ریٹائر ججز جو ہے ان کو ٹریبونل میں تعینات نہیں کیا جائے گا۔ اب الیکشن کے بعد انہوں نے یہ ترمیم کی ہے اور قانون سازی کی ہے کہ ریٹائر ججز جو ہیں وہ بھی ٹریبونل میں شامل ہوں گے۔ تو وہ قانون سازی جو بدنیتی پر مبنی ہو، بہرحال اس کو کالعدم قرار دینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ وکلا تنظیموں کو بھی اس پر اپنا جو ہے وہ رد عمل دینا چاہیے اور اس قانون کو چیلنج کرنا چاہیے۔ اور پھر صرف یہی اکتفا نہیں کیا گیا، ایک اور بڑا خطرناک قانون جو ہے وہ بھی بنا دیا گیا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اب وفاقی حکومت نے قومی سلامتی اور کسی بھی جرم کے خطرے کے پیش نظر پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ 1996 کی جو سیکشن 54 ہے، اس کے تحت پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو فون ٹیپنگ کی اجازت دے دی ہے۔ اب یہ ایک ایسا خطرناک تلوار دے دی گئی ہے ایجنسی کے ہاتھ میں کہ یہ اس حکومت اور اس حکومت میں بیٹھے لوگوں کے خلاف بھی یہ تلوار جو ہے وہ استعمال کی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 14 کی یہ سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے، اور ایک ایسا اختیار دے دیا گیا ہے جو کسی مہذب دنیا میں جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لوگوں کی شخصی آزادی جو ہے وہ اس سے مجروح ہوگی۔ پاکستان کے آئین میں کہا گیا کہ شرف انسانی جو ہے اس کا خیال رکھا جائے گا، لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے انہوں نے اس حوالے سے ان کی جب ایک آڈیو کال جو ہے چودھری پرویز رشید صاحب کے ساتھ ٹیپ ہوئی تھی اور پھر بعد میں وہ میڈیا پر بھی چلی، سوشل میڈیا پر بھی چلی، تو انہوں نے کہا تھا کہ جی کسی ادارے کو یا کسی کو حق نہیں ہے کہ میری جو نجی گفتگو ہے اس کو ریکارڈ کیا جائے، لیکن اب وہی اختیار جو ہے ان کے چچا شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI کو دے دیا ہے۔ اور پھر یہ اختیار دینے کے بعد پاکستان میں بڑے بڑے کاروباری جو لوگ ہیں ان کی بھی اب نیندیں حرام ہو گئی ہیں، کاروباری اداروں کی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں چونکہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے مختلف بزنسز بھی ہیں، اور جہاں بزنسز ہوں گے وہاں کاروباری لوگوں کے درمیان جس قسم کی گفتگو ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں لیک ہونے کا اور افشا ہونے کا ڈر ہے۔ اب پاکستان میں کون بزنس کرے گا یا جو بزنس ڈیلز ہوتی ہیں وہ سیکرٹ کیسے رہ سکتی ہیں، اس کا اندازہ لگانا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہے، لیکن یہ ایسے جاہل اور میں سمجھتا ہوں عقل سے عاری لوگوں کا ٹولہ اس ملک پر مسلط ہو گیا ہے۔ اور پھر صرف یہ مسلط نہیں ہوا، ان کے جو ہینڈلرز ہیں وہ شاید ان کا دماغ ان سے بھی زیادہ خراب ہے کہ اس قوم کو وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں شاید واپسی کا راستہ ہی قوم کے پاس نہیں بچتا۔ خدارا اس قسم کی متنازع قوانین جو ہیں وہ نہ بنائے جائیں، لوگوں کی آزادی کا، لوگوں کے حقوق کا، وہ آئین اور قانون کے مطابق جو آزادیاں دی گئی ہیں اس کا خیال کیا جائے۔ لیکن یہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لے کے جا رہے ہیں، خدا جانے ان کو عقل کب آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، آج عمران خان صاحب کا ایک عدت میں نکاح والا کیس جو تھا اس میں چونکہ ڈائریکشن تھی کہ 13 جولائی سے پہلے اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ جا پہنچے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو میعاد مقرر کی گئی ہے 1 مہینے کی، یہ کم ہے، اس کیس کو جو ہے وہ 30 ستمبر تک جو ہے اس کے سماعت جو ہے وہ ہو جائے اور اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ لیکن آج خاور مانیکا صاحب جو ہے ان کی یہ استدعا اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دی ہے، اور جو ماتحت عدالت ہے یعنی افضل مجوکا صاحب کی جو ایڈیشنل سیشن جج ہے ان کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ وہ جو سابقہ ڈائریکشن تھی اس کے مطابق جو ہے وہ اس کیس کا فیصلہ کریں۔ ماضی میں بہت زیادہ نہیں، ماضی قریب میں خاور مانیکا صاحب کے جو وکیل ہیں کبھی وہ تبدیل ہوئے، کبھی وہ موجود نہیں ہوتے تھے، کبھی ان کی جانب سے التوا مانگا جاتا تھا، تو مقصد یہ تھا کہ اس کیس کو جتنا زیادہ جو ہے وہ لٹکایا جا سکے اتنا لٹکایا جائے۔ لیکن اب جو ہے وہ بہرحال یہ طے ہو گیا کہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 12 جولائی تک ہو جائے گا، کیونکہ ان کی نظر ثانی کی درخواست جو ہے وہ بھی مسترد ہو گئی ہے۔ اب ایک آپشن ان کے پاس ہے کہ اس فیصلے کو چیلنج کریں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا جو میں نفرت کہوں یا غصہ کہوں جو بھی کہوں، تو اس بنیاد پر شاید کوئی ریلیف مل جائے تو اور بات ہے، ورنہ اب عدت میں نکاح والا جو کیس ہے اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ اور اس کا فیصلہ کیا ہوگا اگر آئین اور قانون کی بات کی جائے تو خاور فرید مانیکا صاحب کی بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہماری والدہ نے عدت جو ہے وہ گھر میں گزاری ہے، اور پھر صرف کہہ نہیں رہی، انہوں نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے گواہ کون ہے؟ اون چودھری صاحب۔ اب اون چودھری صاحب کی گواہی جو ہے وہ کس حد تک قابل قبول ہوگی اس کا فیصلہ بہرحال عدالت نے کرنا ہے، لیکن یہ کیس بھی اپنی طبعی موت جو ہے وہ مرنے جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو ایک اور آج دھچکا لگا ہے۔ 9 مئی کے کیسز جو تھے یعنی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے لاہور میں
जो उन पर जलाओ घेराव के और वो केसेस थे, उनमें उनके 3 केसेस में उनकी जो है अबूरी जमानतें वो खारिज कर दी हैं। जिना हाउस केस था, इसमें अस्करी टावर और थाना शादमान, ये 3 केसेस थे। तीनों मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, वो बेल पर थे और उनकी अबूरी जमानतें जो है वो खारिज कर दी गई हैं। ये एटीसी कोर्ट के जो जज थे खालिद अरशद साहब, उन्होंने महफूज फैसला सुनाया है। अब जहां तक पाकिस्तान में अदालतें जिस किस्म के फैसले सुना रही हैं और जजेस को जिस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो भी सबको पता है। एडमिटेडली इमरान खान साहब जो है वो 9 मई को गिरफ्तार थे। अब एक शख्स जो गिरफ्तार है, उस पर एयानत का इल्जाम है कि जी उसकी इमा पर या उसकी एयानत के साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वो ना तो आज तक इमा साबित किया जा सका है और ना वो एयानत साबित की जा सकी है। लेकिन 9 मई के हवाले से तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक 150 केसेस जो हैं वो इमरान खान साहब पर 150 एफआईआर दर्ज की गई हैं। तो जब रियासत जो है वो खुद कानून शिकनी और आइन शिकनी पर आ जाए, तो फिर लोगों से ये तवक्को गलत हुई है कि लोग भी कानून और आइन पर अमल करेंगे। नाजरीन, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।